हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा एनवायरनमेंट का फोल्ड लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको जैव विविधता बताऊंगी। ठीक है, और पहले हमने पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में जाना। फिर हमने स्थलीय पारितंत्र को देखा, जलीय पारितंत्र को देखा। अब हम आज ये हमारा फोर्थ वीडियो है जिसमें हम जैव विविधता को देखेंगे। ओके, तो ये मैं फिर से बता देती हूँ कि ये ओनली आई एस का क्विक रिवीजन सीरीज़ है जो प्रीलिम्स 2021 दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बुक है। इसमें आपको 2020 तक की, दिसंबर 2020 तक की अपडेट भी की गई है। तो इसके बाद आपको ज़्यादा करंट अफेयर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि कम टाइम में आपका एक अच्छा सा क्विक रिवीजन हो जाए, या फिर जो 2022 में देंगे एग्ज़ाम और उनको चाहिए कि थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं खुद भी प्रेफर कर रही हूँ, मैंने भी पढ़ा, उसके बाद ही अच्छा लगा, फिर आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ। क्योंकि इससे पहले भी मेरा इन्वॉल्वमेंट का मैं कितनों बार भी पढ़ ली, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे क्वेरीज रहता ही था। बट जब मैंने इस बुक को पढ़ा उसके बाद मेरी सारी क्वेरीज ख़त्म हो गई है और मैंने रिवीजन भी कर लिया है। और फिर ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा। पेजेस भी कम है और बहुत अच्छा, और मतलब कि शॉर्ट में एक अच्छा बुक है और अच्छा रिवीजन करवाया है ओनली आईएएस वालों ने। तो मैं ओनली आईएएस की टीम को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ये बुकलेट्स रेडी की है। आप अगर इसे ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हो तो आप इसे ख़रीद सकते हो। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल होगा। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मेरा टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है ना। टेलीग्राम में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा जैव विविधता चैप्टर आज का। ओके गाइस, तो ये जैव विविधता का हमारा फोर्थ लेक्चर आज का है। इसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय और अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिकी समूह जिसके यह भाग है में पाई जाने वाली विविधता है। ठीक है, मतलब आप समझ गए। ये जलीय जैसे कि स्थलीय हो गया, जैसे कि सागरीय हो गया मतलब कि जल में, या फिर आपका या फिर आपका स्थल पे, या फिर कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो जहाँ जीवों के मध्य एक परस्पर जो होता है ना समूह, मतलब कि परस्पर दोनों के बीच में सहभागिता हो। ठीक है, कुछ भी पारिस्थितिकी समूह जिनके यह भाग में विविधता पाई जाती है, ठीक है, उसे जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता को डिफाइन कब किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन के मतलब 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसमें। ठीक है, इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न प्रजातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता शामिल है। ठीक है, हमारे जैव मंडल में अत्यधिक विविधता विद्यमान है। हमारे जैव मंडल में क्या है कि बहुत टाइप से विविधता विद्यमान है। यह न केवल प्रजातियों के परस्पर पर है, बल्कि कोशिकाओं के भीतर बृहद अणुओं से लेकर बायोम तक जैविक संगठन के सभी स्तर पर विद्यमान है। ओके, बायोम क्या है? अब बायोम मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझा दिया। ये सब छोटे छोटे जो कीवर्ड्स है उसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझा दिया है। आप थंबनेल देख के भी उसमें देख सकते हो कि किसमें कौन कौन सा चीज़ मैंने समझाया है, और उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। ओके, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो IUCN 2014 के 4 के अनुसार वर्तमान में खोजी गई वनस्पति और जंतुओं की कुल संख्या जो है 1.5 मिलियन से भी अधिक है। ठीक है, खोजी गई सभी प्रजातियों में से 70% से अधिक जंतु है, जबकि वनस्पति की कुल संख्या 22% से अधिक नहीं है। ठीक है, टैक्सोनॉमी
समूह के कीटों की प्रजाति जंतुओं से सर्वाधिक समृद्ध है, जो संपूर्ण के 70% से अधिक है। कुल अभिलेखित प्रजाति में से 70% भारत में पाई जाती हैं, जबकि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता अमेज़न के वर्षा वन में पाई जाती है। ठीक है, अब स्थानिक देख लेते हैं। स्थानिक किसे कहते हैं हम लोग? तो स्थानिक यदि कोई प्रजाति किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान में ही पाई जाती है, जैसे कि द्वीपों, राज्य या फिर देश या अन्य जगह, तो उसे स्थानिक कहते हैं। ओके, अब विविधता के प्रारूप देख लेते हैं। तो विविधता अक्षांशीय प्रवणता पूरे विश्व में वनस्पति और जंतुओं की विविधता एक समान नहीं है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या होता है कि प्रजातियों की विविधता घटती है, मतलब कि भूमध्य रेखा पर प्रजातियों की विविधता ज़्यादा है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ है? तो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आप समझ सकते हो कि ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और यहाँ से ऊपर जाओगे ध्रुव की ओर, शीतोष्ण और फिर ध्रुव की ओर, तो वहाँ पे आपको प्रजातियों की संख्या कम मिलेगी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता क्यों पाई जाती है? तो देखते हैं। प्रजातिकरण, स्पेसिएशन, यह समय द्वारा निर्धारित होती है। विगत समय में बार बार हिमच्छादित होने वाले शीतोष्ण क्षेत्रों में भिन्न उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हजारों वर्षों से अपेक्षाकृत अबाधित रहते हैं। ठीक है, अबाधित रहे हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में भिन्न उष्णकटिबंधीय पर्यावरण में मौसमी परिवर्तन कम होते हैं। ठीक है, और मतलब कि शीतोष्ण क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन कम होता है उष्णकटिबंधीय की अपेक्षाकृत अधिक स्थायी एवं पूर्वानुमान आधारित होते हैं। इस प्रकार के स्थायी पर्यावरण में निकेत की विशिष्ट प्रोत्साहन होती है। निकेत अगर आपको जानना है कि निकेत क्या है, तो वो आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो, मैंने वहाँ पे निकेत को भी डिफाइन किया है। प्रजाति एवं प्रजाति विविधता बढ़ती है। ठीक है, कटिबंध में सौर ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ है वहाँ सौर ऊर्जा अधिक प्राप्त होगी। सौर ऊर्जा अधिक होगी तो जीवों की विविधता भी अधिक होगी, क्योंकि वहाँ वनस्पति प्रजाति जो है वो अधिक होंगे। ओके, वनस्पति अधिक होंगे तो फिर उत्पादक अधिक होगा, तो उपभोक्ता भी वहाँ पे अधिक होंगे। ओके, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। अप्रत्यक्ष रूप से भी यह जैव विविधता की समृद्ध करता है। ठीक है, जैव विविधता का मापन। अब जैव विविधता का मापन आप कैसे करोगे? तो प्रजातीय प्रचुरता और प्रजातीय समता, प्रत्येक प्रजाति की सापेक्ष विविधता को मापना। ठीक है, और पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या को मापना। फिर देख लेते हैं इसमें और प्रजातीय समता दर्शाती है कि पर्यावरण में प्रत्येक प्रजाति की संख्या कितनी समानता है। गणितीय रूप में इसे विविधता सूचक कहा जाता है, जिसके माध्यम से समुदाय की संख्या में समानता की गणना की जाती है। यदि किसी भी समुदाय में 40 लोमड़ी और 1000 कुत्ते हैं, तो वहाँ समानता एक रूप नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक प्रजाति की समानता देखी जाती है कि प्रजाति की संख्या कितनी कितनी है। पारितंत्र के किसी समुदाय, परिदृश्य अथवा प्रदेश में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की संख्या प्रजातीय प्रचुरता कहलाती है। ठीक है, यह मात्र प्रजातियों की संख्या को दर्शाती है। प्रजातियों की समृद्धता, सापेक्षिक प्रचुरता वितरण के मापन में इसका कोई योगदान नहीं। मतलब ये क्या है कि ये एक प्रजाति की संख्या को दर्शाता है कि इस क्षेत्र में उस प्रजाति की कितनी संख्या है, कितनी उसकी प्रचुरता है। ठीक है, वितरण इस टाइप को ये दर्शाता है। और ये पारितंत्र जो है ये दर्शाता है कि एक समुदाय, मतलब कि एक पारितंत्र में कौन कौन सा समुदाय है, कि दूसरा कुछ
कोई कोई प्रजाति है तो कितनी है, सब मिला के ये बताता है। ये नहीं बताता कि ये स्पेसिफिक प्रजाति की संख्या कितनी है, और इसमें स्पेसिफिक का संख्या बताता है। ठीक है। और नोट, पर्यावरण में प्रजाति विविधता वास्तव में प्रचुरता और एकरूपता में समेकित मापन है ये। ठीक है। प्रजातीय विविधता को ये बताती है। ठीक है। कभी कभी इसे सैनोस विविधता सूचकांक, सैनोस डाइवर्सिटी इंडेक्स भी कहा जाता है। अल्फा विविधता किसी निश्चित क्षेत्र अथवा पारितंत्र में पाए जाने वाली जैव विविधता है। यह उस पारितंत्र में पाए जाने वाली प्रजाति की संख्या को प्रदर्शित करता है। बीटा विविधता क्या है? यह पारितंत्र के मध्य जैव विविधता की तुलना है। पारितंत्र की प्रजातियों की मात्रा में परिवर्तन की गणना करता है। और गामा विविधता क्या है? किसी प्रदेश में विभिन्न प्रकार के प्रजाति की उपस्थिति विविधता का मापन गामा विविधता कहलाता है। जैव विविधता के स्तर, जैव विविधता के स्तर कौन कौन से हैं? तो आनुवांशिक विविधता है, प्रजातीय विविधता और सामुदायिक पारितंत्रीय विविधता। ठीक है। तो आनुवंशिक विविधता को देखते हैं। किसी प्रजाति अथवा जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के डीएनए पदार्थ में अंतर आनुवंशिक विविधता है। ठीक है। डीएनए में अगर आपका मतलब कि डीएनए में अंतर है किसी दो प्रजाति के बीच, ठीक है, तो उसमें आनुवंशिक विविधता पाई जाएगी। जैसे कि यह प्रजाति के पर्यावरण में आने वाले बदलावों को स्वीकार करने में मदद करता है। जैसे गुलाब का फूल हो गया, तोते, मूंग, जो कोरल है की बहुलता, तितलियाँ। ठीक है। और ये प्रजातीय विविधता क्या? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को ये दर्शाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले उभयचर प्रजाति में विविधता पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है। यह आवासों की विविधता है। यह आवासों के विविध प्रकार को दर्शाता है। किसी क्षेत्र में जलवायु, वनस्पति तथा भूगोल के सम्मिलित कारकों से आवास का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए मरुस्थल, जल, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड्स। ओके। अब पारितंत्र द्वारा प्रदत्त सेवाएं। पारितंत्र द्वारा प्रदत्त सेवाएं क्या है? कि जल संसाधन का संरक्षण, ठीक है, मृदा का निर्माण एवं संरक्षण, पोषक पदार्थों का भंडारण और पुनर्चक्रण, प्रदूषण में कमी, अवशोषण, जलवायु स्थायित्व में योगदान, पारितंत्र का प्रबंधन, अप्रत्याशित घटनाओं से पुनः प्राप्ति को रिकवरी। ओके। प्रजाति से संबंधित अब कुछ शब्दावलियां हैं जिसे देख लेते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पताक, फ्लैगशिप। फ्लैगशिप प्रजाति किसे कहते हैं? जैसे कि ऐसी प्रजाति जो पर्यावरण में आने वाले बदलाव को दर्शाती हो, पारितंत्र को इनके संरक्षण की आवश्यकता हो। ठीक है। इनका चयन सुभेदता, आकर्षणशीलता, विशिष्ट के आधार पर किया जाता है। जैसे भारतीय चीता, विशाल पांडा और गोल्डन लंगूर, अफ्रीकन हाथी, एशियन हाथी। ठीक है। तो ये सब क्या है कि पर्यावरण में आने वाले बदलावों को दर्शाया और इसे संरक्षण की आवश्यकता है। अभी तो आप देख सकते हो कि भारतीय चीता जो है वो तो पूरा विलुप्त हो चुका है, और जो गेंट पांडा है वो भी विलुप्त के कगार पे है। ये सब तो इनकी संरक्षण की बहुत बहुत आवश्यकता है। अब कीटोन प्रजाति देख लेते हैं। तो कीटोन प्रजाति क्या है? कि ऐसी प्रजाति जिनके बढ़ने अथवा घटने से कम किसी एक अन्य प्रजाति की प्रचुरता अथवा अस्तित्व में व्यापक बदलाव आ सकता है। ठीक है। अगर ये घट जाए या बढ़ जाए तो किसी अन्य प्रजाति में या तो प्रचुरता आ जाएगी या फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस टाइप से कुछ बदलाव आएंगे। किसी पारितंत्र अथवा आवास में संरचना, प्रकार एवं उत्पादकता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि शीर्ष शिकारी पशु जैसे शेर, चीता, मगरमच्छ, शाकाहारी पशु, हाथी, ये सब कीटोन प्रजाति में आते हैं। ठीक है। संकेतक प्रजाति। संकेतक प्रजाति इंडिकेटर स्पीसीज जो किसी पर्यावरण के लक्षणों एवं चरित्र को दर्शाता है। ठीक है। पारितंत्र की स्थिति या प्रक्रिया को पहचानने के लिए इनके चयन सूचक और प्रतिनिधि प्रजाति के रूप में किया जाता है। लाइकेन वायु की गुणवत्ता को दर्शाता है। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति ये संवेदनशील होता है। ठीक है। उभयचर जंतु जो है वैश्विक तापमान और वायु प्रदूषण की सूचना देती है। अन्य मछलियाँ, अकशेरुकी परिधन तथा मेट्रोफाइट्स। अब देखते हैं नींव प्रजाति। ठीक है। फाउंडेशन
स्पीसीज ऐसी प्रजाति जो प्रचुरता और प्रभाव दोनों ही दृष्टि से पारितंत्र के लिए प्राथमिक उत्पादक के रूप में है। जैसे कोरल प्रजाति, ठीक है, फाउंडर प्रजाति से कहेंगे, चमत्कारी प्रजाति, ठीक है, क्रिस्टमेटिक प्रजाति। बड़े जंतु की ऐसी प्रजातियां जिनके संरक्षण की व्यापक और लोकप्रिय अपील द्वारा पर्यावरण कार्यकर्ताओं उन प्रजातियों के संरक्षण के साथ ही अन्य लक्ष्यों को भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे बारहसिंगा कान्हा राष्ट्रीय पार्क में भूर सिंह, विशाल पांडा, बंगाल चीता, नीली व्हेल। ओके, अब अम्ब्रेला प्रजाति देख लेते हैं। तो अम्ब्रेला प्रजाति यह एक छाते की तरह कार्य करती है, ठीक है। अम्ब्रेला प्रजाति के विस्तृत संरक्षण से अन्य प्रजातियों का संरक्षण स्वतः हो जाता है। जैसे बाघ का संरक्षण जंगली बाघों की संख्या को बचाने के लिए किए गए प्रयास अन्य प्रजातियों को भी संरक्षण प्रदान करता है। जैसे भालू, बंदर, तेंदुआ, खरगोश आदि को, ठीक है। आक्रमणकारी विदेशी प्रजाति, कुछ ऐसे भी होते हैं प्रजाति जो आक्रमणकारी बाहरी विदेशी प्रजाति होते हैं। ऐसे प्रजाति जो अपने अपने प्राकृतिक पर्यावरण से बाहर होती है तथा स्थानीय वनस्पतियों, जंतु और जैव विविधता के अन्य पक्षों को हानि पहुंचाता है। जैसे जंगली पुदीना, ठीक है, और क्या हो गया, अल्टरनेथ्रा प्रेनोकोइडेस, ठीक है, कटीली अफीम, पल्मायरा और तोड़ी ताड़, मदार, स्वालो वॉट और जल कुंभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग पारितंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। तो पहला है बायोपायरेसी, जैव पायरेसी, स्वदेशी लोगों द्वारा विकसित किया गया प्राकृतिक का स्थानिक ज्ञान जिनका प्रयोग स्थानिक समुदाय की अनुमति के बिना अथवा बिना किसी मुआवजे के अन्य लोगों द्वारा अपने लाभ के लिए किया जाए, जैव पायरेसी कहलाता है। उसके बाद देखते हैं जैव पूर्वेक्षण। जैव पूर्वेक्षण क्या है? तो जैविक स्रोतों से प्राप्त होने वाले उपयोगी उत्पादों की व्यवस्थित व संगठित खोज जिसमें वनस्पति, ओके, तो जैव पूर्वेक्षण, बायो प्रोटेस्टिंग, ओके, प्रोटेस्टिंग, जैविक स्रोतों से प्राप्त होने वाले उपयोगी उत्पाद की व्यवस्थित व संगठित खोज जिसमें वनस्पति, सूक्ष्मजीव, जंतु आदि शामिल है तथा जिसे समाज के व्यापक लाभ के लिए विकसित कर व्यवसायीकरण किया जा सकता है। जैव खनन, ठीक है, बायो माइनिंग जैसी प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव का प्रयोग कर खनन अपशिष्ट और शैलकृत अयस्कों से आर्थिक महत्व की धातुओं का निरसन किया जाता है। ओके, अब देखते हैं जैव परख। ओके, तो देखते हैं हम जैव परख, ऐसी परीक्षण जिसमें जीवों का प्रयोग कर किसी भौतिक, रासायनिक कारकों अथवा किसी अन्य पारिस्थितिकी अवस्थाओं, ठीक है, अवस्थाओं का पता लगाया जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः प्रदूषण का पता लगाने के लिए किया जाता है। मुख्य लक्ष्य प्रदूषण की ऐसी घातक और प्रभावशाली सांद्रता का पता लगाना है जो प्राण घातक हो सकती है और अन्य प्रभाव डाल सकती है। वनस्पति उद्यान और जंतु उद्यान देख लेते हैं। नेशनल बायो बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन क्या है, क्या होता है कि वैज्ञानिक रूप से नियोजित जीव, वृक्ष, झाड़ियाँ, जड़ी बूटी, लताएं तथा विश्व के अन्य स्थानों के पौधों का संग्रहण वनस्पति उद्यान कहलाता है, ठीक है, वनस्पति से रिलेटेड हो। CZA जंतु राष्ट्रीय जंतु उद्यान प्राधिकरण, मुख्य जंतु उद्यान प्राधिकरण के अनुसार ऐसी स्थिति अथवा चलायमान संरचना जहां बंदी कैदी जानवरों को प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है। इसमें जनता के लिए सर्कस और बचाव केंद्र दोनों शामिल है। चिड़ियाघर कहलाती है, किंतु इसमें बंदी जानवरों को बेचने वाले को शामिल नहीं किया गया। मतलब कि यहाँ पे जानवर बंदित हुए हैं, वो सर्कस में भी रहते हैं, प्रदर्शनी के लिए रहते हैं, लेकिन उनको बेचा नहीं जाता है। सिरसरंबी 6 डाई बैक
ऐसी अवधारणा जिसके अनुसार किसी पौधों का आरोही क्षरण होता है, ऐसे पौधों की किसी भी अंग का अंतिम भाग पहले नष्ट होना प्रारंभ करता है, यह प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए अनुकूल तंत्रों में से एक है। जैव विविधता के ह्रास का कारण, अब जैव विविधता के ह्रास को देख लेते हैं। तो आवास विनाश एवं विघटन, प्रदूषण के कारण आवास का विनाश हो जाए, मानवीय गतिविधियों के कारण बड़े आवासों का छोटे में बिखरना इसका मुख्य कारण है। स्तनधारियों और एवं पक्षियों की बड़े प्रदेशों की आवश्यकता होती है। प्रवासी जंतुओं का आवास बुरी तरह प्रभावित होता है, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या घटती है। अत्यधिक दोहन, ठीक है, अत्यधिक दोहन जो है मुख्य मनुष्य प्रकृति पर भोजन तथा आश्रय के लिए निर्भर करता है, ठीक है, किंतु जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तो इसका अत्यधिक दोहन की जाने लगती है। ओके, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, अपने प्राकृतिक पर्यावरण के बाहर पाई जाने वाली प्रजातियां विदेशी प्रजाति कहती है। ये कोई दूसरे देश की नहीं है, बस जो प्राकृतिक पर्यावरण जहाँ तक है किसी प्रजाति का, उसके बाहर कोई प्रजाति आ जाए तो उसे विदेशी प्रजाति कहा जाता है। जब ये स्थानीय प्रजाति को हानि एवं विलुप्त का कारण बनती है तो वे आक्रमणकारी हो जाती है, जैसे जलकुंभी, प्रॉस्पेरस, जूली फ्लोरा, लैटना कैमरा, ठीक है। सह अस्तित्व देख लेते हैं। जब कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो उससे संबंधित वनस्पति जंतु प्रजाति भी विलुप्त होने की दिशा में बढ़ने लगती है। ओके, तो इसे सह अस्तित्व कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ये भारत में जैव विविधता, ठीक है। तो भारत में जैव विविधता देख लेते हैं। तो भारत में जैव विविधता का क्या डेफिनेशन है और क्या इसके आंकड़े हैं। तो भारत अत्यधिक जैव विविधता वाला देश है। विश्व के लगभग कुल भूभाग का मात्र 2.4% के साथ कुल अधिसूचित प्रजातियों में से 7 से 8 प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि भूभाग तो हमारा 2.4% ही है कुल विश्व का, लेकिन 7 से 8% प्रजातियां जो है वो हमारे भारत में निवास करती हैं, ठीक है, जिसमें से 45,000 के प्रजातियां वनस्पति तथा 91,000 प्रजातियां जंतुओं की शामिल है, ठीक है। 45,000 है प्रजाति वनस्पति की और 91,000 है जंतुओं की, ठीक है। भारत की मैं बात कर रही हूँ। देश में पाई जाने वाली विविधता यहाँ के भौगोलिक विशेषता तथा जलवायु दशाओं के परिणामतः उत्पन्न हुई है, जिसमें वन, वेटलैंड्स, घास भूमि, मरुस्थलीय, तटीय, समुद्री पारितंत्र में शामिल है। तो ये सब मैंने सेकंड लेक्चर में बता दिया है। वन क्या है, वेटलैंड्स क्या है, फिर आपको घास भूमि, मरुस्थलीय भूमि, तटीय क्षेत्र, समुद्री पारितंत्र, सब कुछ मैंने उसमें अच्छे से डिफाइन कर दिया है, उसका अच्छे से बता दिया है कौन कौन सा वहाँ पे जीव पाया जाता है, ह्रास किस तरह होता है, क्या विशेषता है। तो आप लोग सेकंड लेक्चर में उसे देख सकते हो। उसके बाद क्या है कि वैश्विक अधिसूचित 34 जैव विविधता तप्त स्थल जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से 4 भारत में पाए गए हैं, ठीक है। हिमालय क्षेत्र है, बायोडाइवर्सिटी जो तप्त है हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो है हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पूर्व क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, अच्छे से पहले यहाँ पे आपको इस तरह समझाती हूँ। ये हिमालय क्षेत्र इधर का, ठीक है, और यहाँ का हमारा पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र इधर हो गया और यहाँ पे अंडमान निकोबार। ओके गाइस, तो ये हमारा हॉटस्पॉट क्षेत्र है भारत का 4, विश्व का कितना है 34। और प्रजातीय समृद्धता जो है स्पीसीज रिचनेस में भारत वैश्विक स्तर पर स्तनधारियों में 7वें स्थान पर है और पक्षियों में 9वें स्थान पे, सरीसृप में भी 5वें स्थान पे है, ठीक है। भारत द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले जैव परिक्षेत्र हैं 2 परिक्षेत्र,
जो है विशाल स्थानिक क्षेत्र जिनके भीतर पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक समूह व्यापक रूप से समान होते हैं तथा जिसमें भौगोलिक आधार पर जीव जंतु और वनस्पति के लक्षण में एक रूपता पाया जाता है। ओके, और 5 बायोम जो है वो उसमें देख लेते हैं। 5 बायोम्स में किसी निश्चित जलवायु प्रतिरूप में रहने वाले वनस्पति एवं जंतु समूह, और 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र जो है उसमें क्या है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति एवं जंतु की विविधता, और 25 जैव भौगोलिक क्षेत्र जो है उसमें परिप्रेक्ष्य का पारितंत्र और जैविक उपविभाजन। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। तो हिमालयी क्षेत्र पहली आर्कटिक क्षेत्र परिक्षेत्र को प्रदर्शित करता है। शेष उपमहाद्वीप मलय परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन ये बायोम वाला में है। उष्णकटिबंधीय शुष्क अथवा पर्णपाती वन, गर्म मरुस्थल एवं अर्ध मरुस्थल, शंकुधारी वन, अल्पाइन घास भूमि। ठीक है, ट्रांस हिमालय इसमें, और फिर हिमालय, मरुस्थल, अर्ध शुष्क और पश्चिमी घाट, दक्कन, प्रायद्वीप, गंगा के मैदान, तटीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत और द्वीप समूह। और इसमें है लद्दाख पर्वत, तिब्बत का पठार, सिक्किम, पश्चिमी हिमालय, उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमालय पश्चिमी हिमालय, हिमालय मध्य हिमालय, हिमालय पूर्वी हिमालय और मरुस्थल थार और कच्छ मरुस्थल। और अर्ध शुष्क पंजाब का मैदान। ठीक है, अर्ध शुष्क में आता है पंजाब का मैदान। फिर आएगा गुजरात का राजपुताना, मालाबार मैदान सॉरी, और पश्चिमी घाट पर्वत और केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, और इसमें आता है दक्कन का प्रायद्वीप, छोटा नागपुर भी इसमें आता है। और फिर पूर्वी उच्च भूमि, केंद्रीय पठार, और दक्षिणी दक्कन, गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, लक्षद्वीप, ब्रह्मपुत्र घाटी, पहाड़ियाँ, अंडमान और निकोबार। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत में वनस्पति की विविधता। तो वनस्पति की विविधता कैसी है भारत में? एल्गी की देख लेते हैं सवाल। ऐसे गैर विभेदित पौधे जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है, जड़, तना, पत्ती के रूप में विभाजित नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि एल्गी का आप देख लोगे मतलब किसी भी टाइप से हो जाता है ये, ऐसा नहीं है कि मतलब एक इसमें पत्ता होगा, तना होगा, पेड़ होगा, इस टाइप से नहीं है। ठीक है, फंगई को देख लेते हैं। कवक, ऐसे पौधे जो क्लोरोफिल से पूर्ण अनुपस्थित के कारण हरे नहीं होते। ठीक है, मतलब कवक में क्या है कि क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये हरे नहीं होते। ओके, अब जीवाणु देख लेते हैं। बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है बिना क्लोरोफिल के ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवी अथवा परजीवी होते हैं। इनमें से अधिकतर रोग कारक होते हैं। मृतोपजीवी और जीवाणु लाभकारी हो सकते हैं। ठीक है, लाइकेन को देख लेते हैं। लाइकेन क्या है कि लाइकेन कवक और शैवाल का एक अनोखा सम्मिश्रण है जिसमें दोनों के परस्पर लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स क्या है? छोटे पौधे तने एवं साधारण पत्तियों में विभाजित होता है परंतु वास्तविक जड़ अनुपस्थित होता है। ठीक है, मतलब तना होगा, पत्तियां छोटा होगा, लेकिन जड़ जो है वो नहीं होगा ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, अब टेरिडोफाइट्स देख लेते हैं। तो टेरिडोफाइट्स पूर्ण रूप से विकसित पौधे हैं। ठीक है, जिसमें जड़ें होती है, तना होता है, पत्ती होती है सब। इसके अतिरिक्त संवहन पुल वेस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं। अनावृति बीज आवरण रहित, ऐसे पौधे जो छिलके रहित बीजों से पैदा होते हैं। ठीक है, आवरण सहित। ठीक है, आवृत्ति बीजी मतलब कि एंजियोस्पर्म और जाइनोस्पर्म। ठीक है, छिलके वाले बीजों से पैदा होते हैं ये, और इसमें छिलके वाले बीजों की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि बिना छिलके वाले बीज चाहिए उसमें। और कीटभक्षी क्या है? ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं, मतलब कीटों को खाते हैं। यह पोषणहीन भूमि में पौधों द्वारा अपनाई गई अनुकूल प्रक्रिया है। ठीक है,
अब ये पक्षियों का प्रवासन, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो पक्षियों का प्रवासन देख लेते हैं। पक्षियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियमित निश्चित अंतराल पर चक्रीय मौसमी संचलन प्रवासन कहलाता है। प्रवासन छोटी दूरी से लेकर हजारों किलोमीटर तक हो सकता है, किंतु अंत में पक्षी अपना मूल स्थान की ओर लौट आते हैं। प्रवासन का कारण क्या हो सकता है? चरम जलवायविक दशाओं से बचने के लिए, भोजन की कमी की पूर्ति के लिए, जल की कमी के प्रबंधन के लिए, अधिक अनुकूलन प्रजनन दशाओं की खोज के लिए, सुरक्षित घोंसलों के लिए, प्रतियोगिता के कारण पक्षी का प्रवासन बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शीत ऋतु के प्रवासी पक्षी और ग्रीष्म ऋतु के प्रवासी पक्षी क्या कौन कौन से हैं। तो शीत ऋतु में जो पक्षी प्रवास करते हैं वो है साइबेरियन क्रेन, ग्रेट फ्लेमिंगो, टील, पिलकया, खंजन, नार्दर्न श्वालर, गुलाबी पेलिकन और टिटहरी, यूरेशियन कबूतर, काली पूंछ वाले गोटविट, चित्तीदार रेड सॉक, ठीक है। इसके बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था इस बार। नीलाभ गले वाली मैना, लॉन्ग बिलड, ठीक है। और जो ग्रीष्मकालीन है वो है एशियन कोयल, ब्लैक क्लाउड नाइट हेरॉन, यूरेशियल सुनहरा ओरियल, कॉम बत्तख, नीले गाल वाली बी ईटर, नीली पूंछ वाली बी ईटर और कुंकड़ू, ठीक है, कुकू कुकूस, कोयल। अब मैं भारत में वन्य जीव विविधता को देख लेते हैं हम लोग। तो हिमालय की तलहटी में जो होती है वनस्पतियाँ वो है प्रकृति मानसूनी सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, ठीक है। और तराई क्षेत्रों में पाई जाने वाली, ठीक है, तराई क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियां और जैसे कि साल हो गया, लंबे बाँस, शहतूत के वृक्ष, सवाना तथा साथ ही लंबे घास के मैदान, ठीक है, प्रमुख है। और जंतु यहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है? तो हाथी हो गया, सांबर हो गया, बरसिंगा हो गया, चीतल, पाढ़ा, काकड़, बरसिंगा, लकड़बग्घा, जंगली भालू, काले भालू, चीता, अजगर, भारतीय एक सींग वाला गैंडा, जंगली भैंस, गंगा नदी घड़ियाल, सुनहरा लंगूर। अब देखते पश्चिमी हिमालय उच्च तुंगता क्षेत्र, ठीक है, एल्टीट्यूड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वनस्पति जो है प्रकृति मानसूनी सदाबहार तथा अर्ध सदाबहार वन, बरूस छोटे पहाड़ तथा सीटी के वन अल्पाइन चरागाहों के साथ पाए जाते हैं। जंतु कियांग, थार, ठीक है, भरल, चीरू अथवा तिब्बती मृग, हिरन, और फिर सुनहरा बाज, हिम मुर्गी, हिम तीतर, हिम तेंदुआ, काले और भूरे भालू, विशाल गिद्ध जैसे पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय में जो वनस्पति पाई जाती है तो वो वनस्पति है पूर्वी हिमालय को निम्नलिखित जलवायु भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जैसे आर्कटिक हो गया, उप-आर्कटिक, शीतोष्ण, उपोष्ण, उष्ण कटिबंधीय। यह आर्द्र सदाबहार, सदाबहार, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। यहाँ वर्षण बहुत अधिक होता है यहाँ पे, ठीक है, एवं वन क्षेत्र अत्यधिक आर्द्र होते हैं। पूर्वी हिमालय की तलछटी में साल के वन तथा सदाबहार वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। 2000 मीटर से ऊंची पहाड़ी पर उपोष्ण वन पर पाए जाते हैं। ओक, मैग्नोलिया, लॉरेंस और मॉस एक फर्न से ढके हुए शंटी, चीड़, देवदार और फिर तपाड़पत्र, हपूषा और शंकुधारी वन, साथ ही बरून्स की झाड़ियाँ और छोटे बांस, लाइकेन, मॉस, आर्किड लताएं अधिक पाई जाती है। जंतु में यहाँ लाल पांडा, हॉग बेजर्स, जंगली बेजर्स, कटीली शाही,
विशाल एक सींग वाला गैंडा, एशियन हाथी, टॉकिंग जंगली जल भैंस, बरसिंगा हिम तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय भारत में देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में उत्तर से पूर्व की ओर जाने पर साल के वृक्षों एवं दक्षिण पठार के टीक वृक्ष की प्रधानता पाई जाती है। उत्तर से पूर्व, ठीक है ना, उत्तर से पूर्व जब आप जाओगे इधर से तो साल के वृक्ष और दक्षिण पठार में आपको टीक का वृक्ष की प्रधानता मिलेगी। पश्चिमी घाट में सदाबहार वनस्पति एवं भारत के सदाबहार वर्षा वनों की भांति ही है, जो अरावली पर्वत तथा राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में वृक्ष बिखरे हुए हैं। झाड़ियाँ तथा कटीली प्रजातियाँ अधिक पाई जाती है। यहाँ पे जंतु जो है जंगली भालू, हिरण और हॉग हिरण, बरसिंगा, सांभर, काकड़, मृग और चीता वगैरह वगैरह ये सब गौरूर पाया जाता है, जैकल भी पाया जाता है। ठीक है, तो आप इन सब का ना एक मैपिंग टाइप बना लो और कौन कौन सा जानवर किस क्षेत्र में पाया जाता है ये आप लिख लो। इससे ये प्रॉफिट होगा कि मतलब जो हम लोग का इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछता है कि कौन सा प्रजाति कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो उस टाइप से आपको एक पता रहेगा कि हाँ ये प्रजाति यहाँ पाया जाता है। और अगर आपको नेशनल पार्क वहाँ का पता है तो आप मतलब कि मे बी गेस कर जाओगे, और गेस करने के बाद आपका एक आंसर, एक दो नहीं, इस बार तो यूपीएससी ने इन्वायरमेंट से 12 से 15 क्वेश्चन पूछा है, और साइंस एंड टेक से भी, और एग्रीकल्चर, 3 चीज़ों से इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहा है। तो इन तीनों को तो आप अच्छे से बेटर ही तैयारी कर लेना। और क्या नाम है कि इन्वायरमेंट को तो आप अच्छे से विशेष देखना, क्योंकि अब तो फॉरेस्ट वाला साथ में एग्ज़ाम होता है, आपको तो ये पता ही है। तो इसलिए यहाँ पे इन्वायरमेंट का वेटेज जो बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, और एग्रीकल्चर का भी अब वेटेज बढ़ रहा है। तो इसलिए इन्वायरमेंट को अच्छे से रेडी करके ही जाना ज़रूरी है, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वैरी करता है। तो आप लोग इसलिए इसे अच्छे से कर लेना। भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल में कम पत्तियों वाले कटीले वृक्ष जैसे बबूल, बेर, खेजरी, कैक्टस, अन्य गद्देदार पौधे यहाँ के मुख्य वनस्पति हैं। जंतु यहाँ पे देखें तो विविधतापूर्ण जंतु समुदाय, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक चिराग, बंगाली लोमड़ी, भेड़िया, चूहे, स्याह गोस और एशियाई जंगली गधे, मरुस्थलीय बिल्ली, लाल लोमड़ी, सरीसृप में भी शामिल है। यहाँ पे कछुए, छिपकली, सांप बहुत पाया जाती है। तो मरुस्थलीय छिपकली में गैको पाई जाती है। और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वनस्पति सदाबहार वनों की सघन घाटियों के साथ विशाल घास के मैदान नीलगिरी के शैला वन के रूप में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में सघन और जीवनदायी वृक्षों की कई प्रजातियां पाई जाती है। मॉस, फॉर्न, लताएं, ऑर्चिड, बेल, जड़ी बूटी झाड़ियाँ विविध आवासों का निर्माण करती है। एबोन, भारतीय शीशम और मालाबार कीनो, टेक, भारतीय लॉरेंस वृक्ष जंगल बहुत तादाद में पाए जाते हैं। यहाँ पे जंतु के बारे में देख लेते हैं। तो जंतु में यहाँ जंगली हाथी, गौर, फिर विशाल जानवर, सबसे प्रमुख हुलॉक गिबॉन, ठीक है, केवल भारत में यही पाया जाता है। ठीक है, यह हुलॉक गिबॉन याद रखिएगा इसे। सुनहरा लंगूर, क्रेपर्ड लंगूर, और फिर फायर बंदर, ठीक है, फायर बंदर, असम मकॉक, सुअर जैसी पूंछ वाला मकॉक, शेर जैसी पूंछ वाला मकॉक, नीलगिरी लंगूर, लेंडर लॉरेंस, और फिर चमगादड़, विशाल गिलहरी, शीवेट, उड़ने वाली गिलहरी, नीलगिरी मैगून्स, स्पिनी चूहे। अब सुंदरवन के जलमग्न मैंग्रोव, सुंदरवन के बारे में मैंने आपको 5 विशेषता बताई थी पिछले वीडियो में, रिवाइज कीजिएगा और इसका 5 विशेषता मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वनस्पति मैंग्रोव की प्रजातियां पाई जाती है। मैंग्रोव के ऊंचे क्षेत्रों में स्पॉटेड हिरन, शुअर,
मॉनिटर छिपकली, बंगाल रॉयल बाघ, ठीक है, पाए जाते हैं। अब समाचारों में क्या नया है वो देख लेते हैं। प्रजातियाँ, ठीक है, प्रजातियों के बारे में है, कौन सी लिस्ट में है, क्या है, नहीं है, ये आपको बहुत अच्छी चीज़ें दे दी गई है। आप ऐसे ढूंढते रहोगे कहाँ है कहाँ है। सफ़ेद तीतर जो है IUCN से बाहर है, ठीक है, लिस्ट कंसर्न में है, खतरे से बाहर है, सॉरी, IUCN से बाहर नहीं है, सॉरी, खतरे से बाहर है, लिस्ट कंसर्न में है। ये कहाँ पाया जाता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानी शुष्क भाग में। अन्य जानकारियाँ इसकी नहीं है। अब शिकारी बिल्ली देख लेते हैं। तो ये क्या है कि संवेदनशील है, वल्नरेबल, ठीक है, और ये सुंदरवन के मैंग्रोव में पाया जाता है, जंगल में, गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटियों में पाया जाता है, और तलछट्टी पश्चिमी घाट में पाया जाता है शिकारी बिल्ली, ठीक है। फिशिंग कैट पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु भी है ये। चिल्का विकास प्राधिकरण ने चिल्का झील के लिए शुभांकर शिकारी बिल्ली को घोषित किया था, ठीक है। अब चीनी गुलाबी डॉल्फिन, हिंद प्रशांत हम्पबैक डॉल्फिन, ये भी संवेदनशील है, ठीक है, और पूर्वी भारत का समुद्र तट पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये पाया जाता है। हिमालयी भूरा भालू जो है यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब अत्यधिक संकटग्रस्त है, मतलब इसकी संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए ये संकटग्रस्त जो होता है, संकटग्रस्त जो होता है उसका अगर संख्या 250 हो तो वो संकटग्रस्त हो सकता है, और अगर 50 संख्या हो तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये हिमालय की उच्च भूमि में पाई जाती है। ढोल एशियन जंगली कुत्ता, ये इंडेंजर्ड है, ठीक है, और फिर विश्व के सर्वाधिक ढोल भारत में ही पाए जाते हैं। नारकोंडम हॉर्नबिल इंडेंजर्ड है। अंडमान एंड निकोबार केवल एक द्वीप है जहां नारकोंडम द्वीप में ही ये नारकोंडम हॉर्नबिल पाया जाता है। हिम तेंदुआ क्या है, वल्नरेबल है, और हिमालयी क्षेत्र के 3000 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर जम्मू और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, ठीक है। भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर जो है इंडेंजर्ड है, और मूल स्थान भारतीय उपमहाद्वीप ही है इसका। बाघ भारत का स्थानिक प्रजाति है। बंगाल टाइगर की सर्वाधिक जो संख्या है भारत में पाई जाती है। बुल फॉग क्या है, खतरे से बाहर है, लिस्ट कंसर्न है, मतलब कि अभी इसकी संख्या बहुत है। मूल स्थान जो है उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। अंडमान पिनोंग अत्यधिक संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अंडमान निकोबार स्थानीय है, और फिर प्रकृति तौर पर केवल दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान के सदाबहार वनों में छोटे पॉकेट में मिलते हैं, ठीक है। पाम की प्रजाति ओलिव रिडले टर्टल जो है वो वल्नरेबल है। भारत के उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र इनके घोंसले हैं, नस्टिंग। ओलिव रिडले नस्टिंग आपने सुना ही होगा, के लिए नेस्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेस्टिंग मतलब कि ये किनारे पे आके जो अपना नेस्टिंग करती है, मतलब अंडे देती है, ठीक है, एग लाइंस करती है। और ऋषिकुल्य नदमुख कुछ महत्वपूर्ण स्थान है इसके। अरीबाड़ा का प्रदर्शन, एक ही समय में बड़े स्तर पर घोंसले का निर्माण, ठीक है। साल वनों में पाए जाने वाले कछुए अत्यधिक संकटग्रस्त है। पूर्वी और उत्तरी भारत जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं ये। खारे जल में पाए जाने वाला कछुआ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उड़ीसा के तट के नदमुखों तथा सुंदरवन में पाया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि यह अपने पूर्व स्थान से विलुप्त हो चुका है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले सर्वाधिक बड़े कछुओं प्रजाति में से ये एक है। फिर गिर का जो शेर है, एशियन शेर, इंडेंजर्ड है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में, गिर अभ्यारण्य में, पानी का पनिया अभ्यारण्य, मटियाला अभ्यारण्य, गिरनार अभ्यारण्य में पाया जाता है। गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है ना। गौर को देख ले तो ये वल्नरेबल है, नागरहोल में है, बांदीपुर में, कबिनी में है, मसीनगुड़ी अभ्यारण्य में पाया जाता है। गिर के सुनहरे लंगूर, ठीक है।
तो ये भी इंडेंजर्ड है। भारत तथा भूटान के अर्ध सदाबहार एवं विस्तृत पर्णपाती वनों में स्थानिक प्रजाति है। अब समाचारों में रही अन्य प्रजातियों को देख लेते हैं जो समाचार में अभी चल रही है। तो है त्रिमेसुकु सांप, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हरे पीठ वाइपर सर्प की नई प्रजाति है। और ये अबरोर टेलफुश नामदफा रिजर्व में है, ये टाइगर रिजर्व में ताजे जल के केकड़े की नई प्रजाति है, ठीक है। अस्प्रिली जेब्रा, ये राजस्थान में पाया गया तितली है ये, ठीक है ना। ब्रह्म कमल फूल हिमालय में पाया गया है और हिमालयी फूलों का राजा उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। और गोल्डन बर्डिंग जो था उत्तराखंड में है, भारत का सबसे बड़ी तितली है गोल्डन बर्डिंग, ठीक है। टेट्राटेमा फेंगो, ये क्या है, तमिलनाडु के तट पर समुद्री अकोशिकीय जीवों की नई प्रजाति है, ठीक है। और फिर गलोबा एयर सोनी, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट में, तीस्ता नदी घाटी में ही सीमित है। वैज्ञानिकों ने इस दुर्लभ तथा अत्यधिक संकटग्रस्त पौधे को हाल ही में खोजा है। काजी 106F, ठीक है, यह भारत में सुनहरा बाग केवल असम के काजीरंगा उद्यान में है। फिर सची जोथ्रेक्स शिंकोरूमेसी, अरुणाचल प्रदेश की खोजी गई मछली की नई प्रजाति है। समाचारों में रहने वाले राष्ट्रीय उद्यान और अन्य प्रवासी क्षेत्र। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, यूनेस्को द्वारा इसे 1988 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी और राष्ट्रीय उद्यान दोनों साथ में नंदा देवी जैव मंडल अंगार, ओके। तो जैव मंडल अगार जो है देवी बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण करता है। ये कौन कौन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोनों मिलकर एक नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व का घोषणा करता है, बायोस्फीयर रिजर्व का। इसे 2004 में यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों में के वैश्विक नेटवर्क यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में स्थान दिया गया है। प्रजातियां यहाँ पे जो पाई जाती है, एशियन काला भालू हिम तेंदुआ और भूरा भालू ब्लू शिप। देहिंग पटकई हाथी संरक्षण क्षेत्र, तो एलिफेंट रिजर्व है, ये असम का है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है ने इसे संरक्षित किया है, कोयले खनन की मंजूरी दे दी है यहाँ पे इस संरक्षित क्षेत्र में। पन्ना टाइगर रिजर्व यूनेस्को MAB प्रोग्राम के तहत जैव मंडल के वैश्विक नेटवर्क में हाल ही में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में 18 अधिसूचित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से 12 को MAB प्रोग्राम में पहचाना गया है, ठीक है। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल का है, इसे नील कुरुंजी फूलों का घर कहा जाता है, 12 साल में एक बार खिलते हैं। ये उद्यान में इंडेंजर्ड नीलगिरी तहर भी सर्वाधिक संख्या है यहाँ पे इसकी। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। देहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य असम में है, पूर्व के अमेजन के रूप में इसे जाना जाता है। मेलघाट टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बना है, ठीक है। अब ये कुछ अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो देख लेते हैं। तो जंतु अन्वेषण 2019, ठीक है, एनिमल डिस्कवरीज 2019 तथा वनस्पति अन्वेषण 2019 प्लांट डिस्कवरीज, दोनों क्रमशः जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वार्षिक तौर पर प्रकाशित किया जाता है। सफरो थे के मगध, ठीक है, झारखंड की कृषि क्षेत्र में बिल खोदने वाले मेढक खोजे गए हैं, ठीक है। और फिर अमोमुन नागामिस, यह एक प्रकार की जंगली अदरक है जिसे नागालैंड के कोहिमा प्राणी उद्यान के पीछे जंगलों में खोजा गया है। पटरिस सुबिरियन, ये एक जंगली फर्न है जो न केवल केरल बल्कि तमिलनाडु महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। कनेम
अंडमानी, तो ये चट्टानों में रहने वाली छिपकली है, पश्चिमी घाट का स्थानिक है। देखिए अंडमानी नाम है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अंडमान का है, लेकिन ये पश्चिमी घाट का स्थानिक है। ठीक है। एनोप्लास्टा रूपेस तवांग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में पाया जाता है। गोबर बीटल की प्रजाति है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ये जैव विविधता की सुरक्षा हेतु संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो जैव विविधता का ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। तो बने रहे मेरे साथ चैनल पे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो, और अदरवाइज़ नो इशू। और फिर मैं मौसम प्रदूषण पढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर पर्यावरण तो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कंटेंट देख सकते हो, इन सब कंटेंट को मैं फुलफ़िल कर दूँगी, और उसके बाद फिर मैं करंट अफेयर की भी वीडियो बना दूँगी। तो आपका फुल्ली जो इन्वॉल्वमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आप लोगों को पहले तो समझ में भी नहीं आता होगा इन्वॉल्वमेंट में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अभी तो मैं आपको अच्छे से कंटेंट वाइज और प्लस में आपको मैं करंट अफेयर वाइज पढ़ाऊँगी, जिससे आपका फुल कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहें मेरे चैनल पे, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं कि इस टाइप से आपका कुछ क्वेरीज आ रही है। ये वीडियो मैं 10 दिनों में फुल कंप्लीट कर दूंगी। आज तो मैं हमारा ये 5th लेक्चर यानी 4th लेक्चर है ये हमारा। ठीक है, तो फिर कुछ कुछ चैप्टर्स छोटी छोटी भी होंगी, तो इसलिए बहुत जल्दी ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू।